सीधे खड़े होकर उसने मेरी मूंछ को पकड़ा और जोर से खींचा। मेरा होंठ सारा ऊपर को खिंच गया और दूसरे हाथ से तड़ाक से एक चमाटा। जब एक बच्चे ने मुझे तिगनी का नाच नचाया। बाबा जी अशफाक फरमाते हैं, मैं 1952 में मुल्क रूम में था। रूम यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता था और साथ साथ फ्रांसीसी और अतालवी पढ़ता था। वहाँ पर हमारा एक दोस्त था मसूदी रियाक। वो बहुत अच्छा मुसव्विर था। उसकी तस्वीरें गाहे बगाहे बिक जाती थीं तो मैं उसके साथ अल्ले तल्ले करने रूम में घूम फिर लेता था। वो अच्छा शरीफ आदमी था। हमें बहुत आसानी होती थी क्योंकि उसके पास कुछ पैसे होते थे। हम 3 दोस्त थे, रियाक, मैं और एक हरीचंद जो हिंदुस्तान का था। हम इस ताड़ में रहते थे कि कोई अच्छा सा मौका हमें ऐसा मिले कि जहाँ पर हम पैसे खर्चे बगैर घूम सकें और उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि पता नहीं कितनी देर यूरोप में रहना है। तो उन दिनों 31 दिसंबर 1952 को रियाक की एक तस्वीर बिक गई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी दावत करूँगा विया दीनी तो के ऊपर, जहाँ पर एम्बेसीज हैं। बहुत कीमती सड़क है, जैसे हमारे यहाँ शारे कायदे आज़म। उस रेस्टोरेंट में जिसका नाम अली बाबा 40 चोर था, वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था बेसमेंट में। रेस्टोरेंट में बड़े खूबसूरत 40 मर्तबान थे, सतूनों की जगह बने हुए, और इसके ऊपर छत उठाई हुई थी और उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा बड़ा खूबसूरत बजता था। हमारी खुशकिस्मती कि वहाँ आम तौर पर एक्टर लोग ज़्यादा जाते थे। आम आदमी के वहाँ इतनी पहुँच नहीं थी कि वहाँ पहुँच सकता। अदाकार एंथोनी कोइन को वहाँ आने का बहुत शौक़ था। एंथोनी कोइन की एक बड़ी अजीबोगरीब आदत थी कि औरतों जैसा मजाज था उसका। हर वक्त अपने साथ एक शीशा रखता था, 2 मिनट बाद निकाल के थोड़ी लिपस्टिक लगाता था। एंथोनी कोइन से हम बहुत मुतासिर थे, वहाँ के लोग भी मुतासिर थे, और फिर उससे वहाँ मिलना हुआ। तो हम चले गए अली बाबा 40 चोर वाले रेस्टोरेंट में। 31 दिसंबर की रात मैं तुम्हारी वहाँ लगवाऊंगा और तुम देखोगे कि दिन किस तरह तुलू होता है और साल किस तरह ख़त्म होता है, क्या क्या कुछ हंगामा होता है। हम बड़े खुश थे। हम वहाँ चले गए, जाके देखा कि छमा छम बैंड बाजे बज रहे हैं और दुनिया जहाँ के एक्टर एक्ट्रेस आए हुए हैं। सारे मशहूर एक्टर तकरीबन वहाँ पर मौजूद थे और वो बड़ा अच्छा ज़माना था। जब वहाँ गए तो वहाँ स्टेज के ऊपर ब्लैक निगरू थे। उस ज़माने में ब्लैक ड्रमर का बहुत रवाज था। बीट बहुत प्यारी थी, हर एक का नाचने को दिल कर रहा था। अचानक रियाक उठा। हम समझे शायद कोई अपनी चीज़ ड्रिंक या सिगरेट लेने गया, जाकर म्यूज़िक वालों से मिला, फिर लौटकर वापस आ गया तो अचानक एक ऐलान हुआ, सैनोरी सैनोरी मोनीर अच्छे ओन कानन ते पाकिस्तान व तरादी नसराली। इस ऐलान से मैं तो यही समझा कि हमारे दरमियान कोई पाकिस्तानी मौजूद है जो बड़ा अच्छा गाता है। उन्होंने मेरा नाम पुकारा, अशफाक अहमद। जब मैंने ये सुना तो मेरी जान अज़ाब बन गई। मुझे गाने का पता ही नहीं होता क्या है। अब ये वहाँ नहीं हो सकता कि मेरा गला ख़राब है, यूँ है वो है, मैं नहीं गा सकता, ये हो ही नहीं सकता कि बुरा लगता है। या अल्लाह, मुझे कुछ ऐसी बात याद दिला कि मैं कुछ गा पाऊँ। हमें सिर्फ लब पे आती है, दुआ बन के आती थी, और वो इस पर ड्रमर नहीं बजा सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव का रहने वाला था और हमारे सिख इलाके में बोलियां बहुत चलती थीं। मैं अपनी कुर्सी से स्टेज पर जाते हुए सोचता गया, या अल्लाह मैं क्या करूं। अचानक एक बोली याद आ गई, शायद यही कुछ काम दे जाए। स्टेज पर पहुंच गया। कुछ पहले भी रेडियो की दुनिया से ताल्लुक़ था। मैंने अपने कान पर हाथ रखा, पंजाबी बोलियां पढ़नी शुरू की। जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने लहर उठाई, जनाब इधर से जम चकदार शुरू हो गए। मुझे खाली यही एक बंद याद था, इसके सिवा कोई दूसरा जहन में नहीं आ रहा था। मैं यही गाता रहा आध घंटे तक। अब वंस मोर शुरू हो गया। मैं वहाँ का हीरो बन गया। अच्छे गाने वाले आए हुए थे, नामवर गाने वाले पीछे हो गए। मैंने कहा जी बस मेरा इतना ही गाना था। अब जब मैं बैठ गया तो मैंने उसे कहा, तुमसे तो मैं बाद में बदला लूँगा। अब चूँकि मुझे इतनी अहमियत मिल रही है तो लोग आ गए मुझसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। मैं उसको दे रहा हूँ। मैं वहाँ पर एक बहुत मुअज़्ज़ज़ चौधरी बना हुआ था। दूर एक मेज़ थी, उस पर एक निहायत ग्रेसफुल खातून अकेली चुपचाप बैठी हुई थी। तो उन्होंने पलट कर मेरी तरफ देखा तो मेरी बिल्कुल सिटी गुम हो गई। यानी उसका कुछ ऐसा चार्म था, उसकी शख्सियत इतनी बड़ी थी। मैं उसके पास बाअदब चला गया। उसने अतालवी ज़ुबान में कहा, सी कमदा। मैं बैठ गया तो उसने कहा, गिव मी साइन, मुझे भी दें ऑटोग्राफ। मैंने इस पर लिखा बखिदमत आलिया एंग्रेड बर्गमान और नीचे अपना नाम लिखा। और उसके बाद उसे कहा, इतने करीब से इतनी बड़ी आर्टिस्ट को देखने की हसरत थी तो आपकी खिदमत में आ गया।
वो कहने लगी थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा सुनिवर यूबेर तो रेसेलिनी से भी मिलने को मेरा बड़ा जी चाहता है। वो उसके खामन थे जो रेसेलिनी। तो उसने अपना कार्ड देते हुए कहा कि मुझे रिंग करें, मैं आपको वक्त दूंगी, आप आ जाना, आपकी मुलाकात उनसे करा दूंगी। एक दिन मैंने टेलीफोन किया, उसने कहा कि आप फलां दिन आएँ और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं। रेसेलिनी बावजूद इसके कि वो सेट पर होंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि मैं आ जाऊंगा और खाना इकट्ठे खाएंगे। दिस विल बी सॉर्ट ऑफ फैमिली यूनियन। हम तुमको एक घर का ही बंदा समझते हैं। मैंने कहा जी आई एम ऑनर्ड। तो मुकर्रर दिन मैं वहाँ पहुँचा। उनका विला कोई रूम से 21-22 किलोमीटर के फासले पर था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा ख्याल था कि अमीर लोग हैं तो अच्छा खासा बड़ा सा घर होगा, लेकिन जी वो तो इतना बड़ा घर था और इतने एकड़ में पर फैला हुआ था कि मेरी सिटी गुम हो गई उसको देखकर। बाहर खड़े दरबान ने पूछा आपको किससे मिलना है? मैंने उसे बताया। उसने वहाँ से टेलीफोन किया। अंदर से उसे कहा गया हाँ बड़ा गेट खोल दो, आने दो अंदर। अब जब मैंने वहाँ बड़ा गेट खोल के अपनी छोटी कार अंदर दाखिल की तो ये ज़िंदगी की शर्मिंदगियों में से एक थी। उन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोला। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि या अल्लाह ये छोटी सी कार काश इस वक्त के लिए कोई बड़ी मिल जाती, कम से कम लेमोसिन होती। मैंने इस कार को रोका। चौकीदार ने कहा अभी तो आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, आगे आपको एक और दरबान मिलेगा बावर्दी, वो आपको आगे ले जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं पैदल चलता रहा। पटरी के ऊपर दोनों तरफ बहुत खूबसूरत लान थे। आगे गए तो एक और बावर्दी आदमी मिला। उसने बड़े अदब से सलाम किया। उसने कहा आइए मेरे साथ। वो मुझे लेकर चला। एक बरामदा बड़ा खूबसूरत और उसके ऊपर बेलें लटकी हुई। उसने वहाँ जाकर कहा मेरी हद यहाँ ख़त्म होती है, अब आप एक और साहब के साथ आगे चले जाएं। एक और साहब जो कि मर्द और औरत थे, तो उनको मैं आदाब करके उनके साथ चला। तो उन्होंने कहा कि मैडम बहुत खुश थी, सबको बताया था कि हमारा एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है। मैं आगे चला गया। जाकर एक बड़े हाल में उन्होंने मुझे बिठा दिया। एक लंबी सी मेज़ थी काली स्याह रंग की और उसके ऊपर मैं अकेला बैठा था। तो उन्होंने कहा कि हमने मैडम को इत्तला कर दी है, वो आती होंगी। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा वो माजरत कर रही हैं कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी बैठे मुझे कोई मुश्किल से 4-5 मिनट हुए होंगे और मैं थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। वहाँ सीढ़ियों से टप टप करता हुआ एक लड़का जिसने नीली निक्कर पहनी हुई, काले स्याह बूट और बहुत सारे बटनों वाली एक जैकेट पहनी हुई, वो नीचे उतरा। लड़का कोई 7-8 साल का था। नीचे उतरा, खटखट करता मुझ तक पहुँचा। मैंने उसको मुस्कुरा कर कहा हेलो। उसने कोई जवाब ना दिया और सीधा मेरे पास आकर खड़ा होकर गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। अब मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। मैंने उसको कहा हाउ आर यू, यू बिलोंग टू ए रिच क्लास। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। फिर उसने कोहनी मेज़ पर रखकर मुझे गौर से देखना शुरू किया। अब एक आदमी का चेहरा इतना करीब हो बड़ी परेशानी का बायस बनता है। उस ज़माने में मैंने थोड़ी थोड़ी मूछें रखी हुई थी। एक आर्टिस्ट था डाली, वो अपनी मूछों को मोम लगा कर ज़रा ऊंची रखता था। मैंने भी डाली के फैशन में मूछें ऊपर की हुई थीं। तो जब उसने चेहरा करीब किया तो वो मेरे बहुत नज़दीक आ गया। सीधे खड़े होकर उसने मेरी मूछ को पकड़ा और ज़ोर से खींचा। मेरा होंठ सारा ऊपर को खिंच गया और दूसरे हाथ से तड़ाक से एक चमाटा दिया मेरे मुँह पर, इतने ज़ोर का कि मेरा यह सारा होंठ नीचे गिर गया। मैं क्या कर सकता था। इतने में एक मुलाजिम आ गया। मुझे आगे कहने लगा ये रेसेलिनी का बड़ा बेटा है और मैडम का बड़ा लाडला बच्चा है। मैंने कहा हाँ माशाअल्लाह बहुत प्यारा है। थप्पड़ मार के ज़ोर से वो भाग गया कहीं खेलने, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा या अल्लाह, जितनी खुशी खुशी में आया था और जितना मेरा दबदबा था, जो कुछ मैंने सुना था, ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर रंज तो हुआ और आज तक है, ये हो क्या गया मेरे साथ। वो चला गया और मैं बैठा रहा। इतने में मैडम आ गई और माजरत करने लगी मुझे कुछ काम था। मैंने अभी रेसेलिनी को फ़ोन किया है, उसने कहा कि मेरा आखिरी शॉट रह गया है, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब तक हम बैठ के बातें करते हैं। कहने लगी वुड यू लाइक आउटसाइड। मैंने कहा नहीं, अंदर ही ठीक हूँ, अंदर मेरी काफ़ी मुरम्मत हो गई है, मैं दोबारा बाहर जाके फिर किसी के सामने मज़ीद मुरम्मत के लिए पेश नहीं हो सकता। तो बैठ के हम बातें करने लग गए। पाकिस्तान के बारे में उसे बस इतना ही पता था कि छोटा सा मुल्क है, 2-2.5 साल अभी नया नया बना है, इसके बारे में कुछ तफसीलात पूछती नहीं। उसने खाने का पूछा तो मैंने कहा कि आपके शोहर आएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। फिर वो माजरत करके चली गई। उसका एक टेलीफोन आ गया था। मैडम को टेलीफोन बहुत आते थे। चली गई तो अब मैं बहुत कॉन्शियस होकर बैठा हुआ हूँ, या अल्लाह वो जालिम का बच्चा फिर ना आ जाए। एक डर होता है ना आदमी को कि एक घूम रहा है आफत का परकाला। बाद में ये पता चला
کہ رسلنی نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا، میرا شارٹ تیار نہیں ہوا، میں بعد میں اشفاق احمد سے ضرور ملوں گا، یہ بات طے ہے۔ پھر اس نے کہا وڈ یو لائک؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے باوردی ملازم دستانے پہنے ہوئے کھانے پینے کا سامان لا رہے ہیں۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹے سے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ ایسی جگہ پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں وہ جو چھوٹا آفت کا پرکالا تھا اس کے بجائے ایک اور نکل آیا، 4 سال کا چھوٹا سا پرکالا۔ تو میڈم نے کہا یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ میں نے کہا ہیلو، ہائے، ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا تو اس نے کرسی کھسکائی اور میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے ہوئے، کس قسم کا آدمی ہے۔ تو اس کے دونوں بچے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے، بڑے تلائی اور زرعی برتنوں میں کھانا لگ گیا تو ہم نے شوربہ ڈال لیا جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹے بچے نے کیا کیا، دہی کا ایک پیالہ لیا اور اس کو میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کھانے لگا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا۔ ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم ان کو نفسیاتی طور پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی ہے، ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نئی لا کر رکھ دی۔ تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں انڈیل دی۔ تو میں نے کہا میں کھاتا نہیں ہوں، میں ذرا سا چکن اور آلو وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈال لیے تو وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے۔ ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فورک کے اوپر اور یوں ٹھیک کر کے جیسے گلیل نہیں ہوتی میری ناک کے اوپر دے مارا۔ میں بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا، ٹھنڈا مرچیں ڈال کے آلو وہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے، منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں بڑے زور سے مارا، اس کے جوتے کے نیچے لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی۔ میں نے سوچا کس لیے یہاں آ گیا، دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں، میں کہاں پھنس گیا۔ اتنے میں ملازم نے آ کر بتایا کہ رسلنی کا ٹیلی فون آیا ہے۔ اس نے کپڑا رکھا، ٹھک ٹھک کرتی اوپر چلی گئی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے، اب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی۔ بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی کہ سور، میں تیرا گاٹا اتار دوں گا کتے۔ اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی، جتنی گالیاں مجھے آتی تھی سب دے ڈالی، تو وہ کانپ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بیچارے ڈر گئے اور ان کا رنگ فاق ہو گیا۔ میں نے کہا خبردار اگر تم نے آواز نکالی، کوئی اٹالین نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی زبان میں، جے تو پھر ایک کیتا نا گل وڈ کے تھالی وچ رکھ دیں گا۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اتنے میں رسلنی اپنا فون سن کے واپس آ گئی اور کہنے لگی وہ پھر معذرت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، جوائن ضرور کروں گا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی، میں اور دونوں بچے بھی کھاتے رہے۔ تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی پرسکون ہوتی ہے، کتنی شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، نفسیات کا اچھا اصول ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں ایگریشن ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے پنچ مارے، کسی پر لکھ دے اماں جی، کسی پر لکھ دو ابا جی، اماں پر غصہ آئے تو اماں پر، اور ابا پر غصہ آئے تو ابا پر ٹھا ٹھا، اور اس طرح سے ایگریشن نکل جاتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے پوری 1 دہائی سے۔ میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پر مصر ہے کہ ان کا ایگریشن نکل جانا چاہیے۔ ماں باپ کے خلاف ایگریشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر یہی ہے جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں بدتمیز کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، اس کو اس کا مقام بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر بر وقت ڈانٹ دیا جائے تو اس کے مثبت نتائج نکلتے ہیں، جیسے وہ بچے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بالکل مہذب ہو گئے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔